नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे एक्सीलेंट ज्ञानदीप क्लासेस में स्वागत है। हम आप सभी कक्षा 9 से लेकर के कक्षा 12 तक के उन समस्त विद्यार्थियों जिन्होंने हमारे यहाँ आज संपन्न हुई प्रतिभागी परीक्षा में भाग लिया था, उनका हम तहे दिल से स्वागत करते हैं और धन्यवाद देते हैं कि आपने इतनी निष्ठा, इतने लगन और इतने शालीनता के साथ अपने परीक्षा को संपन्न किया और अपने अच्छे संस्कारों और अपने अत्यधिक प्रसन्नचित और आदर्शवाचक शब्दों वाक्यों का परिचय दिया। इसके लिए हम सभी अध्यापक आप लोगों से अत्यंत प्रसन्न हैं और आपके द्वारा परीक्षा में जो भी प्रश्न पूछे गए थे उन सभी प्रश्नों का उत्तर हम आपके समक्ष लेके आए हैं। आप इस वीडियो से आपके द्वारा जो भी प्रश्न पूछे गए थे उन सभी प्रश्नों का आप मिलान कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आपके द्वारा हल किया गया जो भी प्रश्न था क्या वह सही है अन्यथा गलत है। कितने प्रश्न सही हैं, कितने प्रश्न गलत हैं। अगर जो प्रश्न गलत हैं तो वह कैसे गलत हो गए, वह सही क्या होगा, उसको इस वीडियो में आपको दिखाया जाएगा, बताया जाएगा। और इस वीडियो को देखने से और अपने प्रश्नों के उत्तर का मिलान करने से आपको एक सीख मिलेगी और जो गलती या जो प्रश्न आपको गलत हो गया अगर उसका आप सही ढंग से मिलान कर लेंगे तो दोबारा शायद वो गलती आपकी ना हो। तो इसी क्रम में आइए फटाफट आज के जो भी 100 प्रश्न आपसे पूछे गए थे उन 100 प्रश्नों का हल हम करते हैं। तो आपके जो पेपर थे, जो निर्देश थे वो आपके पेपर में है ही, आपने उसको पढ़ा ही था कि आपके जो पूर्णांक थे 100 नंबर के पेपर थे, 100 प्रश्न पूछे गए थे। प्रत्येक प्रश्नों का जो मार्क था वह 1 नंबर था जो आपको 90 मिनट में हल करने थे। और जो है आपके द्वारा कक्षा 9 से लेकर के कक्षा 12 तक के जो बच्चे थे उन बच्चों में जो प्रश्न पूछे गए थे उन प्रश्नों की श्रृंखला हम पीडीएफ के रूप में आपके यहाँ लेके आए हैं। हम इसको हल करेंगे और देखेंगे कि आपके द्वारा कितने प्रश्नों का सही उत्तर आपने उसको सही मार्क किया है और कितने को गलत आपने किया है। आइए तो इसी क्रम में हम आज के पहले प्रश्न को देखते हैं। हमारा हिंदी से रिलेटेड पहला क्वेश्चन कि अनभिज्ञ शब्द का विलोम है। अनभिज्ञ शब्द जो है उसका विलोम क्या होगा? भिज्ञ होगा, अज्ञ हो गया, अभिज्ञ हो गया या अतिभिज्ञ होगा। तो हमारा जो अनभिज्ञ शब्द है उस अनभिज्ञ शब्द का जो विलोम है वह हमारा भिज्ञ हो जाएगा। हमारे पहले प्रश्न का उत्तर जो है ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न हम देखेंगे। हमारा प्रश्न नंबर 2 है कि पठ धातु के लंग लकार उत्तम पुरुष और बहुवचन का रूप क्या होगा? तो हमारे पठ धातु में लंग लकार उत्तम पुरुष का जो बहुवचन रूप है वह क्या होगा? तो हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है अपठाम, यह हमारा सही हो जाएगा। इसी क्रम में हम तीसरा प्रश्न देखेंगे। जो पूजा के योग्य हो उसे कहा जाता है, यानी जो व्यक्ति पूजा के योग्य होता है उसको हम क्या कहते हैं? तो जो पूजा के योग्य हो उसे हम पूजनीय कहते हैं या पूज्य कहते हैं या पूजनीय कहते हैं या पूजनीय कहते हैं। तो हमारा जो है जो पूजा के योग्य हो उसे हम पूज्य कहते हैं। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है वह सही हो जाएगा, पूज्य। इसी क्रम में हमारा जो चौथा प्रश्न है, निम्न में कौन सा अल्प विराम है? यानी जो हमारे नीचे ऑप्शन दिए गए हैं इसमें अल्प विराम कौन सा है? आपको पहचानना है कि इसमें अल्प विराम कौन सा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वह अल्प विराम का चिन्ह है। तो हमारे चौथे का ऑप्शन जो है सी सही हो जाएगा, अल्प विराम। आज का हमारा प्रश्न, पांचवा प्रश्न है, कृतज्ञ शब्द का विलोम है, यानी कृतज्ञ शब्द का विलोम शब्द क्या है? तो हमारा कृतज्ञ शब्द का विलोम शब्द जो होता है वह कृतघ्न होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। पांचवें प्रश्न का हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। वे सभी बच्चे जो वीडियो को देख रहे हैं और जो परीक्षा में भाग लिए थे उनसे हमारा निवेदन है कि वह अपने प्रश्न को अपने सामने रख लें और उसको आप ट्रिक लगाते जाएं कि
कितने प्रश्नों का उत्तर आपने सही किया है और कितने प्रश्न आपके गलत हो गए हैं, ताकि आप एक औसत निकाल सकें कि आपके 100 में से कितने नंबर आए हुए हैं। आइए इसी क्रम में हम प्रश्न नंबर 6, निम्न में बादल का पर्यायवाची नहीं है। हमें बादल का पर्यायवाची नहीं बताना है, ये ढूंढना है कि बादल शब्द का पर्यायवाची इसमें से कौन सा शब्द है जो नहीं है। तो हमारा जलद, नीरद या मेघ, ये सभी बादल के पर्यायवाची हैं। हमारा जो शब्द वारिद है, यह बादल का पर्यायवाची नहीं है। तो छठवें का हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वारिद। अगला प्रश्न है कि चरण कमल बंदो हरिराई, इस शब्द में कौन सा अलंकार है। तो हमें अलंकार बताना है कि चरण कमल बंदो हरिराई जो शब्द है, इसमें अलंकार कौन सा है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रूपक। क्योंकि यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के जो है चरणों के रूपों का वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर हमारा जो है सेकंड ऑप्शन रूपक। अगला प्रश्न है, पृथ्वी राज रासो, ये जो पुस्तक है, यह किसके द्वारा लिखी गई है या इसके लेखक कौन है। तो पृथ्वी जो राजरासो के जो रचनाकार हैं, वह हमारे हैं चंद बरदाई। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो है ए सही हो जाएगा, आठवें का चंद बरदाई। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 9, कि गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था। यहाँ पर हम सही कर लेंगे। तो हमारा गुलाम वंश का जो प्रथम शासक थे, वह कौन थे, यह हमारा पूछा गया है। तो हमारे गुलाम वंश के जो प्रथम शासक थे, वह हमारे थे कुतुबुद्दीन ऐबक। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है, वह सही हो जाएगा प्रश्न नंबर 9 का। इसी क्रम में अगला प्रश्न देखेंगे, जीतने की इच्छा हेतु एक शब्द लिखिए। यानी जीतने की इच्छा हेतु हमें कोई एक शब्द लिखना है। वह शब्द जिजीविसा होगा, या फिर वह शब्द जिगीसा होगा, या फिर हमारा जो अगला दो ऑप्शन है, वह आपका विजयेच्छा होगा, या फिर हमारा जो है जयेच्छु होगा। तो जीतने के लिए जो एक शब्द है, वह हमारा हो जाएगा जिगीसा। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो बी है, वह सही हो जाएगा, जिगीसा। आइए इसी क्रम में हम प्रश्न नंबर 11 देखेंगे आज का। प्रश्न नंबर हमारा 11 क्या है। प्रश्न नंबर हमारा 11 है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। यानी इसमें से कौन सा शब्द ऐसा है जो एकदम शुद्ध लिखा गया है। आपका आशीर्वाद शब्द है, आप इसमें से बताइए, इसमें से आशीर्वाद शब्द जो है वह कौन सा सही है, पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है, आशीर्वाद, यह सही हो जाएगा। तो 11वें का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न हम देखेंगे, साधु शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। यानी जो साधु शब्द है, उसका स्त्रीलिंग क्या होगा, साधुनी, साध्वी, साध्वी या फिर इसमें से कोई नहीं। तो साधु शब्द का जो हमारा स्त्रीलिंग होता है, वो हमारा होता है साध्वी। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा, साध्वी। इसी क्रम में हम अगला प्रश्न, हमें संधि विच्छेद आप बहुत अच्छी तरह से पढ़े होंगे, आपकी कक्षाओं में पढ़ाया जाता होगा कि पावन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। आपको पावन शब्द का संधि विच्छेद बताना है। तो हमारा पावन शब्द का जो संधि विच्छेद है, ऑप्शन नंबर हमारा जो डी है, पौधन अन, यह सही हो जाएगा। तो हमारे 13वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा पौधन अन। अगला प्रश्न हम देखेंगे, तबियत का शेष रहता है। यानी जो तबियत शब्द है, इसमें कौन सा शब्द जो है वह शेष रहता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, तब्य। इसी क्रम में अगला प्रश्न, अपादान कारक, जो हमारा अपादान कारक है, इस अपादान कारक में कौन सी विभक्ति है, ये आपको बताना है। अपादान कारक में कौन सी विभक्ति है, चतुर्थी है, तृतीया है, पंचमी है या फिर द्वितीया है। तो अपादान कारक में हमारी जो विभक्ति है, वो हमारा सी हो जाएगा, पंचमी। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसी क्रम में अगला प्रश्न हम देखेंगे, प्रश्न नंबर 16 हमारा है कि कौन सा जीव मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखता है। यानी इसमें से जो चार प्रश्न ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही है जो मिट्टी की उर्वरता को लगातार बनाए रखता है। क्या वो केचुआ है, सर्प है, हिरन है या फिर वह मेढक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा, केचुआ, जिसको किसान का मित्र भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि पोलियो नामक बीमारी किसके कारण होती है। जो पोलियो नामक रोग बीमारी है, जो पोलियो होता है, वह विषाणुओं से होता है या जीवाणुओं से होता है या प्रोटोजोआ से होता है या फिर कवक से होने वाला वह रोग है। तो हमारा जो पोलियो है, वह एक वायरल बीमारी है। यह एक वायरस से होने वाली बीमारी है। तो वायरस को हम हिंदी में विषाणु कहते हैं। हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, विषाणु। अगला प्रश्न हमारा है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी।
पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की जो है खोज की थी। अगला प्रश्न हमारा है कि हाइपरमेट्रोपिया का अर्थ क्या है? यानी हमें हाइपरमेट्रोपिया का अर्थ बताना है। हाइपरमेट्रोपिया किसको कहते हैं? तो हाइपरमेट्रोपिया जो है यह आंखों में होने वाला एक रोग है, जिस रोग को हम दूर दृष्टि दोष कहते हैं। तो हाइपरमेट्रोपिया दूर दृष्टि दोष को कहते हैं। इसी क्रम में हम अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा आज का जो अगला प्रश्न है वह कौन सा प्रश्न है? हमारा प्रश्न नंबर हम 20 जो है आज का देखेंगे। प्रश्न नंबर 20 जो है हमारा क्या है? आइए इसी क्रम में आज का प्रश्न नेक्स्ट हमारा है, वायुमंडल की निम्नतम परत कौन सी है? यानी कौन सी परत वायुमंडल की है जो सबसे निम्नतम परत है? तो हमारा ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा। क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे निम्नतम परत मानी जाती है। प्रश्न नंबर 21 हमारा है फिजिक्स से संबंधित, कि जूल किसकी इकाई है? यानी जो जूल शब्द है वह किसकी इकाई है? तो जूल हमारा जो है कार्य और ऊर्जा की जो इकाई होती है वह जूल होती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है वह सही हो जाएगा, जूल। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 22, किस प्रकाश में सबसे कम तरंग दैर्ध्य होता है? यानी सबसे कम तरंग दैर्ध्य आपको बताना है। तो हमें मालूम है कि लाल रंग में तरंग दैर्ध्य जो होता है सबसे ज्यादा होता है और बैगनी रंग में जो है सबसे कम होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो बी सही हो जाएगा, बैगनी। तो 22वें प्रश्न का हमारा जो है बैगनी रंग जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आंखों के रोगों से संबंधित मायोपिया का अर्थ क्या है? अभी हमें मिला था हाइपरमेट्रोपिया का अर्थ क्या होता है, तो दूर दृष्टि दोष। और जो मायोपिया होता है, मायोपिया को हम निकट दृष्टि दोष कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, निकट दृष्टि दोष। अगला प्रश्न हमारा है इसी क्रम में, प्रश्न है 24 नंबर, कि समुद्र की गहराई किसमें मापी जाती है? जो समुद्र की गहराई होती है उसको कौन से पैमाने से नापा जाता है? हाइड्रोमीटर से, हाइग्रोमीटर से, या फैदोमीटर से, या फिर किलोमीटर से? तो समुद्र की गहराई को हमेशा हम फैदोमीटर से नापते हैं। हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हमारा प्रश्न नंबर 25 है कि डायोप्टर से क्या मापा जाता है, या डायोप्टर किसका मात्रक होता है? तापमान में वृद्धि की, या घटित ऊर्जा का, या लेंस की क्षमता का, या कोई नहीं इनमें से? तो जो डायोप्टर होता है, डायोप्टर में लेंस की क्षमता को नापते हैं। लेंस की क्षमता जो है उसको हम डायोप्टर में नापते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो सी है, लेंस की क्षमता, सही हो जाएगा। इसी क्रम में हम अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा प्रश्न है कि जो हमारा सोडियम, जो हमारा संगमरमर है, संगमरमर का जो रासायनिक नाम होता है वह क्या होता है? सोडियम क्लोराइड होता है, या सोडियम कैल्शियम क्लोराइड होता है, या कैल्शियम कार्बोनेट होता है, या सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड होता है? तो जो संगमरमर का रासायनिक नाम होता है वह हमारा होता है कैल्शियम कार्बोनेट। तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा सही हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट। हमारा अगला प्रश्न है, मृग तृष्णा बनने का क्या कारण है? मृग तृष्णा क्या होता है? गर्मियों के समय में जमीन पर, गर्मियों के समय में मरुस्थल पर, गर्मियों के समय पर जो कोल तार से बनाई गई सड़कें हैं, उन सड़कों पर हमें पानी जैसी संरचनाएं दिखाई देती है। उनमें कभी कभी पेड़ों के घरों के उल्टे प्रतिबिंब दिखाई देते हैं, उसी को हम मृग तृष्णा बोलते हैं। और यह क्रिया जो होती है वह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होती है। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अगला प्रश्न है, ग्लूकोमा और ट्रेकोमा बीमारी किस अंग से संबंधित है? जो ग्लूकोमा है, ट्रेकोमा है, यह एक बीमारी होती है। और यह हमें ये बताना है कि यह बीमारी कौन से अंग से संबंधित है? या आंत से, छोटी आंत से संबंधित है, या यह आमाशय से संबंधित है, या फिर यह यकृत से संबंधित है, या फिर यह आंख से संबंधित है? तो ग्लूकोमा और ट्रिकोमा नामक जो बीमारी है वह आंख में होने वाली बीमारी है, आंख से संबंधित है। हमारा ऑप्शन नंबर जो है डी सही हो जाएगा, आंख। इसी क्रम में अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर हम 29। हमारा जो प्रश्न नंबर 29 पूछा गया है, हमारा प्रश्न नंबर 29 है कि टाइफाइड नामक जो रोग होता है वह कौन से अंग को प्रभावित करता है? टाइफाइड में हमारे शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो टाइफाइड में हमारी आंत प्रभावित होती है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा, आंत। इसी क्रम में अगला प्रश्न हमारे से पूछा गया है कि दूध में पीलेपन का क्या कारण है? यानी जो दूध होता है वह जो उसका पीलापन जो होता है वह कौन से प्रोटीन्स के कारण होता है? तो हमारा ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा, कैरोटीन। कैरोटीन के कारण दूध में जो है पीलापन होता है। हमारा अगला प्रश्न है, चुंबकीय फ्लक्स की इकाई क्या होती है? तो चुंबकीय फ्लक्स की जो इकाई होती है वो हमारा वेबर होता है। आप अपने प्रश्नों का, अपने जो आपका पेपर है, प्रश्न पेपर, उससे आप उत्तर का मिलान करते जाइए और आप
अंत में यह मिलान कीजिए कितना आपने सही किया है और कितना आपका जो है गलत हुआ है। अगला हमारा उत्तर हो जाएगा वेबर। प्रश्न नंबर हमारा 32 है कि मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग, हमारा जो मस्तिष्क होता है, आप सभी को पता है मस्तिष्क में 3 भाग होते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और हमारा जो पश्चिम मस्तिष्क होता है। अग्र मस्तिष्क के 2 भाग होते हैं और हमारे पश्चिम मस्तिष्क के भी 2 भाग होते हैं। तो हमें ये बताना है कि हमारा जो सबसे बड़ा मस्तिष्क का भाग कौन सा। प्रमस्तिष्क हमारा उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 32 का। आइए इसी क्रम में हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 प्रोटॉन की खोज किसने किया है। आपको यह बताना था कि प्रोटॉन की खोज निम्नलिखित जो भी वैज्ञानिकों का नाम दिया गया है, इनमें से प्रोटॉन की खोज किसने किया था। जे थॉमसन ने, या जेम्स चैडविक ने, या रदरफोर्ड ने, या हेनरी ड्यूनोथ ने। तो जे थॉमसन, आपको मालूम ही होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है साइंस का। आपको मालूम होगा कि जे थॉमसन जो थे वह हमारे इलेक्ट्रॉन की खोज करने वाले वैज्ञानिक थे, यानी इलेक्ट्रॉन की खोज इन्होंने किया था। जेम्स चैडविक ने जो है न्यूट्रॉन की खोज किया था, और जो रदरफोर्ड हैं ये प्रोटॉन की खोज करता थे। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा रदरफोर्ड। तो 33 का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। हमें विटामिन सी के रासायनिक नाम को बताना है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। बहुत ही आसान क्वेश्चन, स्कारबिक अम्ल इसका उत्तर हो जाएगा। विटामिन सी को हम स्कारबिक अम्ल कहते हैं रासायनिक नाम में। अगला प्रश्न देखेंगे, विटामिन के का रासायनिक नाम। हमें विटामिन के का रासायनिक नाम बताना है कि विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है। कैल्सिफेरान, टोलोफेराल, एस्कॉर्बिक एसिड, या फिर थायमीन। तो आपको ये बता देना चाहते हैं कि आपके जीके या जीएस कंपटीशन में पूछा जाने वाला जो 35 नंबर का प्रश्न था, यह प्रश्न आपको कॉमन नंबर इस पर दिया जाएगा, क्योंकि जो हमारे विटामिन के रासायनिक नाम है वह होता है आपका फाइलोक्विनोन होता है, जो आपके इस ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो प्रिंट करने वालों ने थोड़ा सा इसमें मिस्टेक कर दिया था, उसने सही से प्रिंट नहीं किया, ऑप्शन उसके जगह पे दूसरा आ गया। तो यह क्वेश्चन आपका जो है कॉमन कर दिया जाता है, क्योंकि इसका उत्तर जो है आपका विटामिन के का जो रासायनिक नाम होता है वह फाइलोक्विनोन होता है, इसलिए यह आपका कॉमन प्रश्न है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 36 हमारा प्रश्न है कि मानव के शरीर में कितनी जोड़ी पसलियां पाई जाती हैं। हमें ये बताना है कि हमारे शरीर में पसलियों की संख्या कितनी होती है। पसलियों की संख्या जो होती है हमेशा जोड़े में होती है, तो जोड़े में ही हमें बताना है कि वह कितने जोड़ी होती है, 9 जोड़ी, या फिर आपका 10 जोड़ी, या 11 जोड़ी, या फिर 12 जोड़ी। तो हमारे शरीर में पाई जाने वाली जो पसलियां होती हैं वह 12 जोड़ी होती हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है वह सही हो जाएगा, 12 जोड़ी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 37 हमारा है कि मानव नेत्र का कौन सा भाग दान किया जाता है। तो हमें बताना है कि मानव नेत्र का कौन सा भाग है जिसको हम दान करते हैं, या जब कोई अपना नेत्र दान करता है तो कौन सा भाग है जिसको निकाल करके दूसरों में प्रत्यारोपित किया जाता है, दूसरे में डाला जाता है। वह नेत्र लेंस होता है, या कार्निया होता है, या फिर रेटिना होता है, या फिर वह आइरिस होता है। तो आपको बता दें कि जो मानव नेत्र का दान किया जाने वाला भाग होता है वह हमारा होता है कार्निया। कार्निया को दान करते हैं, तो हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, छोटी आंत से निकलने वाला एंजाइम नहीं है। याद रखिए, आपको पूछा है छोटी आंत से निकलने वाला एंजाइम नहीं है। आपको नहीं बताना है कि कौन सा ऐसा एंजाइम है जो छोटी आंत से नहीं निकलता है। आपके जो ऑप्शन है सुक्रेज, लाइपेज, लैक्टेज, या फिर पेप्सिन। तो जो आपका सुक्रेज होता है, लाइपेज होता है और लैक्टेज होता है, यह तीनों ही अम्ल, चाहे हम सुक्रेज की बात करें, चाहे लैक्टेज की बात करें, चाहे लाइपेज की बात करें, यह तीनों जो अम्ल हैं वह छोटी आंत से निकलने वाले अम्ल हैं। सिर्फ हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है पेप्सिन, यह नहीं निकलता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, पेप्सिन। इसी क्रम में आज का अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 39 अग्नाशय से निकलने वाला एंजाइम नहीं है। आपको बताना है कि एक अग्नाशय से कौन सा ऐसा एंजाइम है जो नहीं निकलता है। तो ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज, ये जो 3 एंजाइम हैं, यह अब अग्नाशय से निकलने वाले या अग्नाशय में पाए जाने वाले एंजाइम है। इसका भी हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, पेप्सिन। आइए इसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं। फिजिक्स से लिया गया यह प्रश्न, निम्नलिखित में सदिश राशि नहीं है। हमें ये बताना है सदिश राशि नहीं है।
तो सदिश राशि आप जानते होंगे, सदिश राशि क्या होती है, जिसमें दूरी और परिमाण दोनों आवश्यक होता है, दोनों मौजूद होते हैं, उसको हम सदिश राशि कहते हैं। तो हमारा जो आवेग है, संवेग है और त्वरण, यह तीनों जो हैं, इनमें दूरी भी होता है और इनमें परिमाण भी होता है। तो ये हमारी सब सदिश राशियां हैं। सिर्फ हमारी जो दूरी है यह सदिश ना होकर के हमारी अदिश राशि है। आइए जीके जीएस से क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन नंबर 41 है। काकरा पारा परियोजना, हमें बताना है काकरा पारा परियोजना जो है वह किस राज्य में है, या कौन से राज्य में काकरा पारा परियोजना जो है वह मौजूद है। तो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा गुजरात। काकरा पारा परियोजना जो है यह गुजरात में बनाई गई है। आइए इसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 42 है। टिहरी बांध परियोजना किस राज्य में है। हमें ये बताना है कि जो टिहरी बांध भारत का सबसे बड़ा बांध, जिसकी लंबाई जो है अभी आपको बताई गई, लगभग 262 मीटर के आसपास जो हमारे टिहरी बांध की आपको बताना है कि यह जो टिहरी बांध है यह कौन से राज्य में उपस्थित है, या किस राज्य में यह बना हुआ है। आपको राज्य का नाम बताना है, टिहरी बांध कौन से राज्य में बना हुआ है। तो हमारा जो ऑप्शन है वह ऑप्शन गुजरात में, उत्तराखंड में, आंध्र प्रदेश में या फिर मध्य प्रदेश में। तो हमें बताना है कि टिहरी बांध जो है वह कौन से राज्य में उपस्थित है। तो हमारा जो टिहरी बांध है, अभी मैंने आपको बताया कि इसकी जो लंबाई है, इसकी जो ऊंचाई है वो लगभग 226.5 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो यह हमारा जो टिहरी बांध है यह उत्तराखंड नामक राज्य में बना है। तो टिहरी बांध उत्तराखंड राज्य में पाया जाता है। इसी क्रम में अगला प्रश्न, हमारा प्रश्न नंबर 43 हमारा है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है। हमें राजकीय वृक्ष बताना है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष जो है वह क्या है। पीपल है, बरगद है, अशोक है या नीम है। तो हमें उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष बताना है। तो हमें मालूम है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय जो वृक्ष है वह ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा, अशोक। आइए इसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 44 है कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। तो उत्तर प्रदेश का जो सबसे बड़ा जिला है, इससे पहले भी आपको एक प्रश्न बताया गया था कि सबसे छोटा जिला जो उत्तर प्रदेश का है वह हापुड़ है, और सबसे बड़ा जो जिला है वह लखीमपुर खीरी है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, लखीमपुर खीरी। आइए अगला प्रश्न आज का हम देखते हैं। प्रश्न हमारा है, नंबर हमारा है 45। 45 प्रश्न हमारा है कि एक नारा जो है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, यह नारा किसका है, या यह नारा किसके द्वारा दिया गया था, यह किसके वचन है, किन्होंने यह शब्द को बोला था। तो भगत सिंह ने, या सुभाष चंद्र बोस ने, या राम प्रसाद बिस्मिल ने, या फिर चंद्रशेखर आजाद ने। तो सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, यह जो वचन है यह राम प्रसाद बिस्मिल जी की है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हमारा प्रश्न नंबर 46 है, भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है। यानी वर्तमान माने इस समय हमारे भारत के उपराष्ट्रपति कौन है। हमें ये बताना है कि हमारे भारत के उपराष्ट्रपति जो हैं इस समय कौन है। वह द्रौपदी मुर्मू जी हैं, या फिर सीपी राधाकृष्णन जी, या राजेंद्र प्रसाद, या प्रतिभा पाटिल। तो हमें मालूम है द्रौपदी मुर्मू जो हैं वह हमारे भारत के इस समय राष्ट्रपति हैं। तो यहाँ पर हमें पूछा गया उपराष्ट्रपति, तो हमारा जो ऑप्शन है बी हो जाएगा, सीपी राधाकृष्णन। हमारा प्रश्न नंबर 47, भारत के वर्तमान रेल मंत्री कौन है। हमें रेल मंत्री बताना है कि इस समय भारत के जो वर्तमान रेल मंत्री हैं वह कौन है। तो हमारा जो ऑप्शन है लालू प्रसाद, राजनाथ सिंह, अश्वनी वैष्णव, या फिर एस जयशंकर। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर सी अश्वनी वैष्णव सही हो जाएगा, क्योंकि हमारे वर्तमान भारत में जो रेल मंत्री हैं वह अश्वनी वैष्णव हैं। अगला प्रश्न है कि बनारस किस नदी के किनारे बसा है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन आपको पूछा गया था कि हमारा जो बनारस है वह कौन सी नदी के किनारे बसा है, या बनारस के किनारे कौन सी नदी है, या बनारस में कौन सी नदी प्रसिद्ध है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा गंगा नदी। गंगा नदी जो है बनारस गंगा नदी के किनारे पर बसा हुआ है। इसी क्रम में हमारा अगला प्रश्न है, भारत में कुल कितने राज्य हैं। यह भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि भारत में राज्यों की संख्या आपको बतानी है। तो प्रश्न नंबर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 28, 28। हमारा अगला प्रश्न है इसी क्रम में प्रश्न नंबर 50, उत्तर प्रदेश में विधानसभा की कुल कितनी सीटें हैं। यानी हमारे उत्तर प्रदेश में विधानसभा, विधायकी कह लें आप, विधायकी की या विधायक बनने की या विधायकी लड़ने की कितनी सीटें हैं।
तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 403 सीट। तो 403 सीट जो है हमारे उत्तर प्रदेश में विधानसभा की सीटें हैं, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 51 है। प्रश्न पूछा गया है कि रुधिर प्लेटलेट्स को क्या कहते हैं। रुधिर प्लेटलेट्स को हम क्या कहते हैं? तो ल्यूकोसाइट कहते हैं, या एरिथ्रोसाइट कहते हैं, या थ्रम्बोसाइट कहते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो ल्यूकोसाइट है, ल्यूकोसाइट हम डब्ल्यूबीसी को कहते हैं, यानी सफेद जो खून होता है उसको हम डब्ल्यूबीसी कहते हैं। और जो हमारा एरिथ्रोसाइट है वो हम आरबीसी को एरिथ्रोसाइट कहते हैं। लाल खून को हम जो है एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं। और हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है थ्रम्बोसाइट्स, थ्रम्बोसाइट्स को जो है हम रुधिर प्लेटलेट्स कहते हैं, या रुधिर प्लेटलेट्स को ही थ्रम्बोसाइट्स कहते हैं। हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। आइए इसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं। विटामिन सी का रासायनिक नाम। यह क्वेश्चन आपके पेपर में रिपीट हो गया था। यह क्वेश्चन अभी हमने इससे पहले भी पढ़ा था कि रुधिर विटामिन सी का जो नाम था, प्रश्न नंबर हमारा जो था 34, कि विटामिन सी का रासायनिक नाम, उसमें भी पूछा था। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम हमने अभी अभी पढ़ा है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड। हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आइए इसी क्रम में आज का अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 53, 53 नंबर का प्रश्न हमारा है, पीयूष ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? पीयूष ग्रंथि कहाँ पाई जाती है आपको ये बताना है। पीयूष ग्रंथि जो होती है, जिसको हम पिट्यूटरी ग्लैंड्स भी कहते हैं, अन्य भाषा में इसको मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। तो यह ग्रंथि हमारे शरीर के कौन से अंग में पाया जाता है? हमें इसका ऑप्शन जो दिया गया है कि हृदय में, या फिर मस्तिष्क में, या फिर वृक्क में, या फिर फेफड़ा में। यह किस जगह पर हमारे शरीर के कौन से अंग में यह पाया जाता है? तो जो हमारी पीयूष ग्रंथि होती है इसको मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, क्योंकि यह जो ग्रंथि होती है यह हमारे शरीर की जितनी भी अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं उन सभी ग्रंथियों का संचालन इसी के द्वारा होता है। तो हमारा यह जो पीयूष ग्रंथि है वह हमारे मस्तिष्क में पाई जाने वाली ग्रंथि है। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है वह सही हो जाएगा। आइए इसी क्रम में प्रश्न नंबर 54, हमारा प्रश्न नंबर जो 54 है, प्रश्न नंबर 54 में हमें पूछा गया है कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? हमें बताना है कि विश्व जल दिवस जो है वह कब मनाया जाता है। हमारा ऑप्शन है 5 मार्च, 22 मार्च, 17 मार्च, या फिर 20 मार्च। तो विश्व जल दिवस जो है हमारा 22 मार्च को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है हमारा सही हो जाएगा। आइए इसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? हमें ये बताना है कि माउंट एवरेस्ट नामक पर्वत पर, पहाड़ पर जो है सबसे पहले कौन सी भारतीय महिला जो थी वह चढ़ी थी? तो हमारे ऑप्शन है कल्पना चावला, रजिया सुल्तान, बछेंद्री पाल, या सुचेता कृपलानी। तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली जो प्रथम भारतीय महिला थी वह थी बछेंद्री पाल। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वह सही हो जाएगा। इसी क्रम में अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 56 हमारा है कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय, जिसको बनारस हिंदू विश्वविद्यालय भी हम कह सकते हैं, की स्थापना कब हुई थी? इसका निर्माण कब कराया गया था? किस सन में इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ था? तो हमारा ऑप्शन है 1947 में, या 1916 में, या 1920 में, या फिर 1857 में। तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय की जो स्थापना थी वह 1916 में हुई थी। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है वह सही हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न देखते हैं, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? हमें बताना है महात्मा गांधी हमारे जो राष्ट्रपिता के नाम से जाने जाते हैं, उनका जन्म कब हुआ था ये हमें बताना है। 2 अक्टूबर 1859 में, या 2 अक्टूबर 1869 में, या 2 अक्टूबर 1879 में, या फिर 2 अक्टूबर 1889 में। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है 2 अक्टूबर 1869 में हमारे महात्मा गांधी जी का, हमारे राष्ट्रपिता का जो है जन्म दिवस था, या जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन उनका जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? गौतम बुद्ध का, क्योंकि जब वह जो है जब पूजा पाठ किए, जाकर तपस्या किए, तब जाकर के उनको गौतम बुद्ध की उपाधि दी गई। लेकिन उससे पहले बचपन में उनका वास्तविक जो नाम था वो आपको पूछा गया। उनका वास्तविक नाम क्या था? देवदत्त था, सिद्धार्थ था, नरेंद्र था, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो गौतम बुद्ध का जो वास्तविक नाम था वो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सिद्धार्थ। सिद्धार्थ उनका बचपन का नाम था, सिद्धार्थ के नाम से वो जाने जाते थे।
तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है कि भारत की सबसे ऊंची मूर्ति, हमें बताना है कि भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है इसमें से। हम्पी है, या गोमतेश्वर है, या स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, या हर मंदिर साहिब। कौन सी मूर्ति, इनमें से किसकी मूर्ति जो है वो भारत में सबसे बड़ी है? तो हमारा जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्टैचू ऑफ यूनिटी, या सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जो मूर्ति लगाया गया है गुजरात में ताप्ती नदी किनारे, यह जो है सबसे लंबी मूर्ति जो है भारत की है, सबसे ऊंची मूर्ति है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? ध्यान दीजिए, प्रश्न है आपका कि भारत का सबसे ऊंचा बांध, हमें बताना है कि सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। आइए इसके ऑप्शन देखते हैं। इसके विकल्प जो दिए गए हैं, हमारा ऑप्शन है कि टिहरी बांध, या नागार्जुन बांध, या मस्तिल बांध, या फिर हीराकुंड। कौन सा बांध जो है सबसे ऊंचा बांध है इन चारों में से? तो हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है, टिहरी बांध, यह भारत का सबसे ऊंचा बांध है, जिसकी जो है ऊंचाई जो है लगभग 226.5 मीटर ऊंची है, जो लगभग 226 मीटर के आसपास उसकी ऊंचाई है। अगला प्रश्न देखते हैं कि जय जगत का नारा किसने दिया था? हमें बताना है कि जय जगत का जो नारा है यह किसने दिया था? यह विनोबा भावे जी ने, या जवाहरलाल नेहरू जी ने, या महात्मा गांधी जी ने, या फिर मंगल पांडे जी ने? किसको, या इनमें से कौन से महापुरुष ने इस नारा को बोला था? तो हमारा ऑप्शन जो है ए विनोबा भावे सही हो जाएगा। आइए इसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं कि गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है? तो गायत्री मंत्र जो है वह किस पुस्तक से लिया गया है, हमें ये बताना है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऋग्वेद से। गायत्री मंत्र को ऋग्वेद से लिया गया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 63 है कि सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? हमें ये बताना है सूर्य मंदिर जो है वह किस राज्य में स्थित है। तो सूर्य मंदिर जो है उड़ीसा में पाया जाता है, जहाँ कोणार्क जिसको कहते हैं, उड़ीसा में कोणार्क नामक स्थान पर जो है सूर्य मंदिर उपस्थित है। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो है ए सही हो जाएगा, उड़ीसा। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 64 कि स्वर्ण मंदिर कहाँ पर है? स्वर्ण मंदिर जो है वह कहाँ पर स्थित है, या स्वर्ण मंदिर कहाँ पर है? तो हमें मालूम है जो स्वर्ण मंदिर है वह अमृतसर में है। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा, अमृतसर। प्रश्न नंबर 65 हमारा है, भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है, यानी हमें ये बताना है कि वह कौन सा राज्य है भारत का जहां पर जनसंख्या बहुत ही कम है, जहां की जनसंख्या बहुत ही निम्न है। तो हमारा जो है ऑप्शन जो है गोवा, सिक्किम, मिजोरम, या फिर चंडीगढ़। तो इन चारों में से जो हमारा सिक्किम राज्य है वहां पर जनसंख्या की दृष्टि से वह सबसे छोटा है, या वहां पर सबसे कम जनसंख्या पाई जाती है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर हमारा 66 है कि पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप हैं? महाद्वीपों की संख्या को बताना है कि हमारे पृथ्वी पर पाए जाने वाले महाद्वीपों की संख्या कितनी है, 9, 7, 8 या 6? तो हमारे पृथ्वी पर जो महाद्वीप हैं वो उनकी जो संख्या है वह 7 है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वह सही हो जाएगा, 7। अगला प्रश्न हमारा है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? हमें विश्व का डेल्टा बताना है कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है। वह सुंदरबन का डेल्टा है, या नील नदी का डेल्टा है, या फिर गंगा नदी का डेल्टा है, या फिर इन तीनों ऑप्शनों में से कोई भी नहीं है। तो हमारा जो सबसे बड़ा डेल्टा माना जाता है विश्व का वह हमारा सुंदरबन का डेल्टा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है सही हो जाएगा, सुंदरबन का डेल्टा। आइए अगले प्रश्न हमारा है, अभी अभी हमने पढ़ा है स्टैचू ऑफ यूनिटी हमारे भारत की सबसे ऊंची मूर्ति है, और आपको बताया गया कि यह कहाँ पर पाई जाती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है गुजरात सही हो जाएगा, कि स्टैचू ऑफ यूनिटी को जो है गुजरात में लगाया गया है, गुजरात में इसको स्थापित किया गया है। इसी क्रम में अगला प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न नंबर हमारा नेक्स्ट है 69 कि कौन सा जीव 4 साल तक सोता रहता है? कौन सा ऐसा जीव है जो 4 साल तक सोता है? घोंघा, कछुआ, सर्प, या जोक? आप इन चारों में से आपको बताना है कि कौन सा ऐसा जीव है जो 4 सालों तक लगातार सो सकता है या सोता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो ए हो जाएगा, घोंघा। घोंघा 4 साल तक सोने वाला जो है जीव है। अगला प्रश्न देखेंगे कि भूकंप की तीव्रता को किसमें मापा जाता है? जो भूकंप आता है, भूकंप की जो तीव्रता होती है कि भूकंप कितनी तेजी से आया है, उसकी उसका आने की जो क्षमता है वह कितनी है,
उसको किस मीटर में, किस पैमाने पर मापा जाता है? तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सिस्मोग्राफ में, क्योंकि हम भूकंप को सिस्मोग्राफ के द्वारा उसकी तीव्रता को नापते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 71, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? दामोदर नदी को, गंगा नदी को, यमुना नदी को, या फिर जो है हमारा कोसी नदी को? तो अभी हाल ही में आपने देखा, अभी ज़्यादा दिन हुआ भी नहीं है, अभी आपके जो है जून जुलाई में हमने देखा कि बिहार में कई गांव और कितने खेत, कितने जो है पेड़ नदी में समा गए, गांव के गांव बह गए, और वह केवल एक ही नदी का प्रकोप था, कोसी नदी। इसीलिए कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, क्योंकि यह हर वर्ष जब बाढ़ आती है, जब नेपाल से यह कोसी का पानी जो है नेपाल से छोड़ा जाता है, तो बिहार के बहुत सारे गांव ऐसे हैं जो इससे प्रभावित होते हैं, और बहुत व्यक्ति जो हैं उनको जो है आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, या फिर घर द्वार सब चीज़ों से जो है हाथ धोना पड़ता है। कितने जानवर, कितने व्यक्ति इसमें डूब करके उनकी मृत्यु भी हो जाती है। तो कोसी नदी जो है वो बिहार के लिए शोक का एक बहुत बड़ा कारण है, इसलिए इसको बिहार का शोक भी कहा जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 72 है, किस राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है? हमें ये बताना है कि इस चारों राज्यों में से कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ पर बहुत अत्यधिक मात्रा में मसालों की खेती की जाती है, जहाँ पर बहुत अत्यधिक मात्रा में हमें मसाले प्राप्त होते हैं। असम से, केरल से, या पंजाब से, या फिर राजस्थान से? तो आपको बता दें कि जो केरल नामक राज्य है वह मसालों के बगीचों के लिए बहुत मशहूर है, बहुत प्रसिद्ध है। तो केरल को हम मसालों का बगीचा कहते हैं। आइए इसी क्रम में अगला प्रश्न हम देखते हैं कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? हमें बताना है कि जो विद्युत बल्ब होता है, जो बिजली से जलने वाला जो बल्ब होता है, उस बल्ब के अंदर जो फिलामेंट्स होते हैं, फिलामेंट मतलब जो उनमें तंतु लगा होता है, जो जलता है, जो प्रज्वलित होता है, वह कौन से धातु का होता है? आज के समय में तो हमारा एलईडी बल्ब आ गया है। पहले के समय में जो शीशे वाले बल्ब आते थे, उसके अंदर हम देखते थे कि एक स्प्रिंग के समान संरचना होती थी। उसी संरचना को हम फिलामेंट बोलते हैं, उसी संरचना को हम बल्ब का तंतु बोलते हैं। और आपको यही बताना है कि वह जो तंतु होता है, वह कौन से धातु का बना होता है? वह टंगस्टन का होता है, या फिर वह कॉपर का होता है, या फिर वह एल्यूमिनियम का होता है, या फिर वह मैग्नीशियम का होता है? तो जो हमारे बल्ब में लगा फिलामेंट होता है, वह टंगस्टन नामक धातु का बना होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है सही हो जाएगा, टंगस्टन। आइए इसी क्रम में हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर हमारा है 74, कि सौर मंडल की खोज किसने की थी? तो सौर मंडल की खोज किसने की थी? हमारा ऑप्शन जो है कॉपरनिकस ने, या आर्यभट्ट ने, या फिर कॉललेटर ने, या फिर कैपलर ने? तो सौरमंडल की खोज करने वाले जो वैज्ञानिक हैं वो हमारे हैं कॉपरनिकस। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है सही हो जाएगा, कॉपरनिकस ने। अगला प्रश्न देखेंगे, पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो पदार्थों का जो परमाणु सिद्धांत है, उस परमाणु के सिद्धांत को हमें बताना है कि उस परमाणु सिद्धांत को जो है किसने बनाया था, किसने शुरू किया था? मेंडलीफ ने, या फिर जॉन डाल्टन ने, या फिर थॉमसन ने, या फिर रदरफोर्ड ने? तो जो पदार्थों का परमाणु सिद्धांत है उसको जो है प्रतिपादित करने वाले जो वैज्ञानिक है वो हमारे जॉन डाल्टन है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा, जॉन डाल्टन। अगला प्रश्न है, हीरा और ग्रेफाइट किसके अपर रूप हैं? यहाँ पे आप थोड़ा स्पष्ट कर लीजिएगा, अनुरूप के जगह हम अपर रूप कह लेंगे कि हीरा और ग्रेफाइट किसके अपर रूप हैं? तो हमारे जो विकल्प दिया गया है हमारा, वह विकल्प है हीरा और ग्रेफाइट किसके जो है अपर रूप हैं? वह टीन के अपर रूप हैं, या फिर कार्बन के अपर रूप हैं, या फिर वह सिलिकॉन के अपर रूप हैं, या फिर वह हाइड्रोजन के अपर रूप हैं? तो हमारा हीरा और जो ग्रेफाइट, या जो दो प्रकार के पदार्थ हैं, यह दोनों ही कार्बन से बने होते हैं, अर्थात यह कार्बन के अपर रूप हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रेडियम की खोज किसने की थी? हमें बताना है कि रेडियम की खोज किसने किया था, या रेडियम की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? हमारे जो ऑप्शन है, हमारा ऑप्शन पहला है जॉन डाल्टन ने, या फिर मैडम क्यूरी ने, या फिर आयरिन क्यूरी ने, या फिर फ्रैंकलिन ने? तो जो है रेडियम की खोज
करने वाले वैज्ञानिक का नाम बताना है, तो रेडियम की खोज जिन्होंने किया था वह मैडम क्यूरी ने किया था। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है मैडम क्यूरी, यह हमारा सही हो जाएगा। इसी क्रम में अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा प्रश्न नंबर 78 है, रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? रेडियोधर्मिता की खोजकर्ता के बारे में बताना है कि रेडियोधर्मिता की जो खोज थी वह कौन से वैज्ञानिक ने किया था? रोएंटजन ने, या फिर आइंस्टाइन ने, या रदरफोर्ड ने, या हेनरी बेकुरल ने? किसने जो है रेडियोधर्मिता की खोज की थी? तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हेनरी बेकुरल। इन्होंने जो है उन्होंने जो है रेडियोधर्मिता की खोज की थी। इसी क्रम में आज का अगला प्रश्न हम देखेंगे, रसायन विज्ञान के जनक कौन है? बहुत ही आसान सा प्रश्न है कि रसायन विज्ञान के जनक कौन है? किसे रसायन विज्ञान का जनक कहते हैं, या किसे रसायन विज्ञान का पिता कहते हैं? तो हमारा चैडविक को, अरस्तू को, या फिर एंटोनी लेवोसियर को, या फिर न्यूटन को? तो हमारा ऑप्शन नंबर सी, एंटोनी लेवोसियर जो हैं वह रसायन विज्ञान के जनक कहलाते हैं, या इनको रसायन विज्ञान का पिता कहते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 80, कि नाभिक की खोज किसने की थी? हमें बताना है कि नाभिक की खोज किसने किया था? जे थॉमसन ने किया था, या फिर रदरफोर्ड ने किया था, या फिर चैडविक ने किया था, जेम्स चैडविक ने किया था, या फिर मैडम क्यूरी ने किया था? तो जो नाभिक के खोजकर्ता थे, नाभिक की खोज को रदरफोर्ड ने किया था। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है सही हो जाएगा, रदरफोर्ड। अगला हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 81, प्रतिरोधक का मात्रक क्या होता है? जो प्रतिरोधक होता है उसका मात्रक क्या होता है? प्रतिरोधक को किसमें हम मापते हैं? हमारे ऑप्शन है कि एम्पियर में, या फिर कुलाम में, या हेनरी में, या फिर ओम में? तो प्रतिरोधक मापने की जो इकाई होती है, जो मात्रक होता है, वह ओम होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है वह सही हो जाएगा, ओम। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 82, कि दाब का मात्रक क्या होता है? दाब को कौन से पैमाने पर हम मापते हैं? हेनरी में, ओम में, पास्कल में, या फिर हर्ट्ज में? तो दाब मापने की जो इकाई होती है वह पास्कल होती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है वह सही हो जाएगा, पास्कल। तो आप सभी विद्यार्थी अपने अपने जो आपका पेपर है उस पेपर से हमारे द्वारा बताए गए जो ऑप्शंस हैं उनसे आप अपना मिलान कीजिए, और आप देखिए कि आपका कितना क्वेश्चन जो है आपने अपने कंपटीशन के पेपर में सही किया है, और कितने क्वेश्चन जो हैं वो आपके गलत हुए हैं। और जो क्वेश्चन वो गलत हुए हैं उसको आप फिर से अपने ऑप्शन से मिलाइए और इसको याद रखिए, ताकि फिर कहीं हम कंपटीशन में जाएं, किसी भी प्रकार का कोई पेपर दें, तो हमारी फिर से कोई ऐसी गलती ना हो। तो इसको आप याद करते रहिए, दोहराते रहिए। इसी क्रम में आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 83 है, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? बहुत ही आसान सा प्रश्न है कि द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? तो हमारा ऑप्शन जो है, द्रव्यमान को हम हमेशा किलोग्राम में नापते हैं, यानी वजन को हमेशा हम किलो में नापते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वह सही हो जाएगा, किलोग्राम। आइए लगातार आपके फिजिक्स से रिलेटेड जो है कुछ क्वेश्चंस हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 84 है, 84 है, कि विभवांतर का मात्रक क्या होता है? विभवांतर को हम कौन से पैमाने पर मापते हैं? कूलाम से नापते हैं, या वोल्ट से नापते हैं, या जूल से नापते हैं, या फिर एम्पियर से नापते हैं? तो विभवांतर को हम वोल्ट से नापते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है वह सही हो जाएगा, वोल्ट। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, T20 विश्व कप 2026 अभी अभी जो विश्व कप बीता है, आपको ये बताना है उस विश्व कप में जो उप विजेता टीम थी, उप विजेता मतलब जो फाइनल खेली और वह फाइनल को जीत ना सकी, हार गई हो, जो जीती वह विजेता हो गई, जो नहीं जीत पाई उसको उप विजेता कहते हैं। तो हमें ये बताना है कि वह उप विजेता टीम कौन थी, वह कौन सी टीम थी, कौन सा देश था जो इस T20 विश्व कप का उप विजेता था। आइए इसके ऑप्शन हम देखते हैं। हमारा जो ऑप्शन है वह ऑप्शन है भारत, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, या फिर दक्षिण अफ्रीका। आपकी यह चार ऑप्शन है कि वह उप विजेता टीम भारत है, या फिर न्यूजीलैंड है, या फिर इंग्लैंड है, या फिर दक्षिण अफ्रीका है। हमें तो इतना मालूम ही है कि इस वर्ष T20 विश्व कप जो 2026 हुआ, वह हमारे भारत ने दूसरी बार इस विश्व कप को जीता है। तो भारत हमारी जो है इकलौती ऐसी टीम बन गई है जो लगातार 2 बार विश्व कप को T20 विश्व कप को जीतने वाली टीम बन गई है। और
विश्व में तीसरी बार उन्होंने यह कारनामा किया है। अब तक कोई भी ऐसी टीम नहीं है जो 3 बार विश्व कप टी20 विश्व कप जीती हो। तो ऐसा करने वाली भी हमारी जो भारत है, वो सबसे पहली टीम बन गई है और दुनिया को दिखा दी है कि हम किसी से कम नहीं हैं, बल्कि हम सबसे 10 कदम और आगे हैं। तो हमें पता है कि हमारा जो ऑप्शन ए है भारत, यह तो हमारी विजेता टीम हो गई। तो हमारा भारत जो है वो विजेता हो गया, लेकिन हमें बताना ये है कि हमारी उप विजेता कौन सी टीम थी। तो हमारी जो उप विजेता टीम थी वह थी न्यूजीलैंड, जिसको हमने फाइनल में हरा करके सीरीज पर अपना कब्जा किया, या उस विश्व कप को हमने अपना बनाया। इसी क्रम में हम अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर हमारा 86 है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। राज्यसभा में जो सदस्य होते हैं, उन सभी सदस्यों का जो कार्यकाल होता है, कार्य करने का जो उनका समय सीमा होता है, वह कितना होता है। 5 साल, 7 साल, 6 साल या 3 साल। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर सी 6 साल सही हो जाएगा, क्योंकि उनका कार्यकाल जो होता है वह 6 वर्षों का होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसी क्रम में अगला प्रश्न हम देखेंगे कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। हमें ये बताना है कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है जो है वह कौन सा है, या किसे विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कहते हैं, थार को, गोबी को, कालाहारी को, या फिर सहारा को। तो हमारा विश्व का सबसे बड़ा जो मरुस्थल है वह सहारा मरुस्थल है। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है वह सही हो जाएगा। आइए इसी क्रम में अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर हमारा 88 है, रूस की राजधानी कहाँ है। हमें ये बताना है कि रूस की राजधानी कहाँ है। रूस यानी रसिया जो हमारा देश है, उस देश की जो हमारी राजधानी है वह कहाँ पर है। कैनबरा में है, या मॉस्को में है, या नई दिल्ली में है, या फिर बीजिंग में है। तो जो कैनबरा है, हमें ये मालूम है कैनबरा जो है वह ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है, नई दिल्ली हमारे भारत की राजधानी है, बीजिंग जो है वह चाइना चीन की राजधानी है, और जो हमारा मॉस्को है वह रूस की राजधानी है। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर बी जो है मॉस्को, यह सही हो जाएगा। रूस की राजधानी मॉस्को। अगला प्रश्न हमारा है, जापान की मुद्रा क्या है। जैसे हमारे यहाँ जो मुद्रा चलती है, हमें मालूम है उसको हम रुपया कहते हैं। तो भारत की राजधानी रुपया हो गया, लेकिन हमें ये बताना है उसी प्रकार से जापान में जो भी मुद्रा चलती है उस मुद्रा को हम क्या कहते हैं। तो जापान की जो मुद्रा है वह एन है। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो डी सही हो जाएगा। एन, इस प्रश्न का हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आप अपने प्रश्न से, अपने पेपर से लगातार मिलाते जाइए और देखते जाइए कि आपने कहाँ पर क्या गलती की है। अगला प्रश्न हमारा है, उत्तर प्रदेश के वर्तमान वित्त मंत्री कौन है। हमें वित्त मंत्री बताना है कि हमारे उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री को बताना है कि हमारे उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री जो हैं वो कौन है। निर्मला सीतारमण जी हैं, या सुरेश खन्ना जी हैं, या सूर्य प्रताप शाही हैं, या फिर राजनाथ सिंह जी हैं। तो हमारे जो निर्मला सीतारमण जी हैं यह हमारे भारत की वित्त मंत्री हैं, लेकिन हमें पूछा गया है हमारे उत्तर प्रदेश की वित्त मंत्री। तो हमारे उत्तर प्रदेश के जो वित्त मंत्री हैं वह सुरेश खन्ना हैं। तो हमारे ऑप्शन नंबर जो बी है हमारा सही हो जाएगा, प्रश्न नंबर 90 का। आइए अगला प्रश्न हमारा हिंदी से रिलेटेड प्रश्न नंबर 91 है कि हिंदी में कितने वचन होते हैं। हमें वचन बताना है कि हिंदी में कितने वचन होते हैं। तो हमारा जो हिंदी होता है और हमारा जो अंग्रेजी होता है, इसमें दो दो वचन होते हैं, आपका एक वचन और बहुवचन। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, दो। और जो हमारा संस्कृत होता है उसमें 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो हमारा हिंदी में पूछा गया तो हिंदी में हमारा 2 होते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। इसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत के वर्तमान महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है। तो हमारे भारत के इस समय जो वर्तमान में बाल विकास मंत्री और महिला मंत्री कौन है। तो हमारे ऑप्शन है स्मृति ईरानी, प्रतिभा पाटिल, अन्नपूर्णा देवी, या फिर अमित शाह। तो वर्तमान भारत के महिला एवं बाल विकास मंत्री जो हैं वह अन्नपूर्णा देवी हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अन्नपूर्णा देवी। अगला प्रश्न देखेंगे, हमारा प्रश्न नंबर 93 है, दिल्ली के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है। हमारे दिल्ली में इस समय मुख्यमंत्री कौन है, अरविंद केजरीवाल या नीतीश कुमार। तो हमारे जो अरविंद केजरीवाल हैं यह हमारे वर्तमान के ना होकर के हमारे भूतकाल में, बीते हुए समय में यह दिल्ली के मुख्यमंत्री थे। नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री थे। और हमारा जो नेक्स्ट 2 ऑप्शन है वह 2 ऑप्शन है, जिसमें से हमारा पहला ऑप्शन है कि मोहन यादव, और
लास्ट ऑप्शन नंबर डी है कि रेखा गुप्ता। तो जो दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में, वह रेखा गुप्ता हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, रेखा गुप्ता। आइए इसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं कि राष्ट्रध्वज, हमारा जो राष्ट्रध्वज है, हमारा जो तिरंगा है, हमें ये बताना है कि उस तिरंगे की जो लंबाई है और जो चौड़ाई है, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है। हमें ये बताना है तिरंगे झंडे की, हमारा जो झंडा है तिरंगा है, उसका जो अनुपात है वह कितना है। तो हमारा ऑप्शन जो है 3:2 या 2:3 या 4:3 या 3:4। तो हमारे तिरंगे झंडे की जो अनुपात है वो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है 3:2 है। आइए इसी क्रम में हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 95, राष्ट्रपति राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए निम्नतम आयु कितनी होनी चाहिए। यानी अगर कोई भी व्यक्ति भारत में राष्ट्रपति पद पर लड़ना चाह रहा हो, चुनाव लड़ना चाह रहा हो, तो उसकी कम से कम उम्र जो है वह कितनी होनी चाहिए। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 35 वर्ष। राष्ट्रपति पद के लिए निम्नतम उम्र जो है, वो समय सीमा जो है वो 35 वर्ष है। 35 वर्ष का वह व्यक्ति होना चाहिए, उससे कम का वह नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। हमारा जो अगला प्रश्न है वह पूछा गया है कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। हमें बताना है राष्ट्रीय खेल दिवस जो है वह कब मनाया जाता है। हमारा जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, 29 अगस्त। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में हम मनाते हैं। प्रश्न नंबर हमारा जो 97 है वह देखते हैं, भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री कौन थे। हमें बताना है भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री कौन थे, क्योंकि प्रथम प्रधानमंत्री जो थे वह जवाहरलाल नेहरू जी थे, जो हमें मालूम है। हमें बताना है द्वितीय प्रधानमंत्री, तो जो भारत के दूसरे जो प्रधानमंत्री थे वह लाल बहादुर शास्त्री जी जो थे। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, लाल बहादुर शास्त्री। हमारा प्रश्न नंबर 98, राज्यसभा चुनाव के लिए निम्नतम आयु कितनी होनी चाहिए। राज्यसभा चुनाव के लिए कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 30 वर्ष। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 30 वर्ष। अगला प्रश्न 99, जीएसटी भारत में कब लागू हुआ था। जीएसटी के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे, तो आपको बताना ये है कि वह जीएसटी भारत में कब लागू किया गया था। आपके जो ऑप्शन है, 1 जुलाई 2016 में, या 1 जुलाई 2017 में, या 1 अगस्त 2017 में, या 1 जनवरी 2014 में। तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा, हमारा जो जीएसटी भारत में लागू होने का जो समय था वह था 1 जुलाई जो है 2017। तो ऑप्शन नंबर जो बी है हमारा सही हो जाएगा। आइए आज का आखिरी प्रश्न, आपके जीके में पूछा जाने वाला जो आखिरी प्रश्न था वह यह था कि नीली क्रांति किससे संबंधित है। नीली क्रांति किससे संबंधित है, हम ये बताना है। वह दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, या तिलहन उत्पादन से संबंधित है, या मछली उत्पादन से संबंधित है, या खाद्य उत्पादन से संबंधित है। तो हमें बताना है कि नीली क्रांति किससे संबंधित है। तो हमारा जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी जो है मछली उत्पादन, हमारा सही हो जाएगा कि नीली क्रांति को मछली उत्पादन से यह हमारा संबंधित है। तो इसी क्रम में ये आपके 100 प्रश्न जो आपके जीएस जीके में कंपटीशन में पूछे जाने वाले प्रश्न थे, ये आपके पूर्ण रूप से हल करा दिए गए हैं। आप सभी लोग अपने अपने प्रश्नों को मिला करके देखिए आपने कितना नंबर लाया है, और आप सभी लोग अपने नंबरों को कमेंट में जरूर लिख कर बताएं कि आपने 100 में से 100 में से कितने मार्क को जो है अर्जित किया है, या 100 में से कितने नंबर जो है आप लाने में सक्षम हैं। और उम्मीद करते हैं कि हमारे द्वारा बताया गया हर एक विकल्प, हर एक प्रश्न से आप अवश्य संतुष्ट होंगे। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको अवश्य सब्सक्राइब कर लें, और अपने साथियों, अपने उम्र के और भी पढ़ने वाले जो विद्यार्थी हैं उनको आप शेयर कर दें, और वह भी देखें और वह भी सीखें, और उनमें भी जो है किसी भी प्रकार की परीक्षा देने का जो हुनर है उनमें भी यह उत्पन्न हो, आप उनको भी बताएं। और आप सभी लोग जो हैं आने वाले किसी भी प्रकार की कंपटीशन पेपर हो, किसी भी प्रकार का भर्ती पेपर हो, या आने वाले किसी भी प्रकार का कोई भी पेपर हो, आप उसमें अवश्य भाग लें और अपनी प्रतिभा को और निखारें, और देखें कि आप में भी क्या कमियां हैं, ताकि आप उसको सुधार कर सकें। आप अगर परीक्षा में बैठेंगे तो ही आपको अपनी कमियों का
पता चलेगा और तभी हम उसको दूर कर सकते हैं। तो आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे चैनल से जुड़ने के लिए और हमारे मनोबल को बढ़ाने के लिए।